आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच खबर यह है कि चीन ने रणनीतिक तौर पर अहम गलवान घाटी और पैंगोंग के आसपास 2 हेलीपोर्ट में बदलाव और विस्तार कर उसे नई तकनीक से लैस किया है, जिसका पर्दाफाश कुछ सैटेलाइट की तस्वीरों के साथ हुआ है जो गलवान घाटी में 14 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद ली गई है। इन तस्वीरों में साफ साफ नजर आया कि चीन ने एलएसी से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर अपने पुराने हेलीपोर्ट का विस्तार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। न्यूज 18 के पास इस जगह की मौजूदा और पुरानी दोनों तस्वीरें मौजूद हैं, जिनकी तुलना करने पर एजेंसियों को चीन की इस हरकत का पता चला है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस जगह की मौजूदा और पुरानी दोनों तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी तुलना अगर की जाए तो एजेंसियों को चीन की इस हरकत का पता चला है कि किस तरीके से चीन ने रणनीतिक तौर पर अहम गलवान और पैंगोंग के का जो आसपास का एरिया है वहां 2 हेलीपोर्ट में बदलाव किया है और विस्तार कर उसे नई तकनीक से लैस कर दिया है। इसका पर्दाफाश इन तस्वीरों के जरिए हुआ है। गलवान घाटी में 14 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद ये सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखा कि चीन ने एलएसी से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर अपने पुराने हेलीपोर्ट का विस्तार कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया है। नीतीश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या कुछ कह रही है सैटेलाइट की तस्वीरें? देखिए, हालांकि चीन ने जो सैटेलाइट की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो साफ तौर से बताती हैं कि चीन ने कोई नया एयरपोर्ट तो नहीं बनाया है, लेकिन पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया है। जो वहां गलवान वैली है उससे 21.3 किलोमीटर की दूरी पर एक एयरपोर्ट बनाया गया है और उसको मॉडर्नाइज किया गया है। एयरपोर्ट पहले से ही है लेकिन उसको पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया गया है। उसमें आधुनिक हथियारों और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसको जो वहां पर रखा गया है। तो जाहिर तौर से जो है चाइना जो है इंडियन सेंट्रिक ये मूव है चाइना का, क्योंकि ये 2017 में तस्वीरें कुछ और कहती हैं और 2020 की जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए आई हैं उसमें देखा गया कि पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया गया है। इसके अलावा जो पैंगोंग लेक है वहां से 298 किलोमीटर की दूरी पर एक खोटान शहर है सिंगजियांग प्रोविंस में, वहां भी जो है हेलीपैड को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया गया है। वहां भी जो है इक्विपमेंट्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह तैनात किए गए हैं। तो जाहिर तौर से चाइना जो है इंडिया सेंट्रिक मूव जो है इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये चीन की हरकत इन तस्वीरों के जरिए सामने आई है। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये पता चलता है कि किस तरीके से रणनीतिक तौर पर गलवान घाटी और पैंगोंग के आसपास 2 हेलीपोर्ट में बदलाव और उसे नई तकनीक से चीन ने लैस कर लिया है। भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच रेलवे ने चीन की कंपनी से एक और करार को रद्द कर दिया है। रेलवे की पीएसयू रेलटेल ने चीन की वीडियो सर्विलेंस कंपनी हिकविजन को 800 थर्मल कैमरे सप्लाई करने का ठेका दिया था। 23 जून को हुए करार को भारत ने रद्द कर दिया है और दावा यह कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें चीन की कंपनी के पक्ष में थी। गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुटा है। इससे पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हाईवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए थे और भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियां शामिल करने पर रोक लगा दी थी। वहीं बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी अपना जो 4G टेंडर है उसको रद्द कर दिया था। तो ये एक के बाद एक अहम और कड़े फैसले चीनी कंपनियों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। इस सब के बीच आपको बता दें, दरअसल रेलवे की तरफ से भी करार को रद्द कर दिया गया है। तो भारत चीन में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उस सब के बीच चीन की कंपनी से एक और करार रेलवे ने रद्द कर दिया है। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच चीन की कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जाने के फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो चीन की कंपनियों के साथ पहले से किए गए करार भी रद्द किए जाने की मांग उठाई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है, उन पे पाबंदी लगा दी गई है। ये एक सही कदम है, लेकिन नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि अब किसी भी मामले में चाइना की कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं हमारे भारत में। मैं प्रधानमंत्री और गडकरी जी दोनों से कहूँगा कि जो एग्रीमेंट पहले हुए हैं उनको भी कैंसिल कीजिए।
तो चीन के खिलाफ एक के बाद एक कड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। इस सब के बीच कांग्रेस ने भी इन फैसलों का स्वागत किया है। लद्दाख से हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास कांग्रेस का उन तमाम फैसलों का स्वागत करना जिसके जरिए भारत सरकार ने कई कड़े फैसले चीन के खिलाफ लिए, उसको किस तरीके से देखें, और जो ये फैसले लिए जा रहे हैं एक के बाद एक चीनी कंपनियों के खिलाफ, उससे कितना दबाव में चीन? देखिए, दबाव जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है चीन के ऊपर, क्योंकि लगातार उसका जो इतना बड़ा मार्केट है भारत, उसमें जो है उसको खास तौर पे कि अगर सरकारी ठेके जो सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उससे छीन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी ठेके या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 साल के लिए नहीं होते, लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो हाईवे प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें, तो एकदम से सीधे तौर पर मार पड़ रही है उसकी जेब पर, चीन की जेब पर। और यही वजह है कि वो थोड़ा बहुत जो है सीमा पर जो है हालात सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत जो है कह सकते हैं कि डाउन भी हो रहा है। वो बातचीत की मेज़ पर जो है कहीं ना कहीं वैसा उस तरीके के तेवर नहीं दिखा रहा है जिस तरीके पहले दिखाए जाते थे। दूसरा, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी इस वक्त उसके पास और दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल बातचीत मिलिट्री लेवल पे हो रही है। सरकार अगर कोई फैसला उठाती है तो उनको वो सवाल जरूर कर रहे हैं, राहुल गांधी जरूर सवाल कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज पर, लेकिन उनकी मजबूरी भी है कि भाई भारत के साथ, भारत के फैसलों के साथ चीन जैसे देश के खिलाफ जो है उनको खड़ा होना ही होगा, नहीं तो लोग जो है उन पर ज़रूर सवाल उठाना शुरू करेंगे कि जब एकजुटता की बात आती है तब ये इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों करते हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो कड़े फैसले हैं वो चीन के खिलाफ लिए जा रहे हैं। लद्दाख से हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। अरुण, अभी जो सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं उनको किस तरीके से देखें, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, अभी कल भी बातचीत हुई है, 12 घंटे के करीब ये बातचीत चली है और उसमें सहमति भी बनी कि जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो तेजी के साथ पीछे हटेंगी। उसके बावजूद सैटेलाइट की तस्वीरें ये कह रही हैं कि 2 हेलीपोर्ट में बदलाव किया है चीन ने, वहां नई तकनीक से उसको लेस कर दिया है। किस तरीके से देखें और लेटेस्ट अपडेट क्या है वहां से? देखिए, चीन अपनी चालबाजियों से बाज आ जाए तो उसका नाम चीन से बदल के कुछ और रखना पड़ेगा। चालबाजी वो करता रहेगा, इस बात के लिए हमको तैयार रहना होगा और हम तैयार हैं भी। आप बात कर लीजिए, हेलीपैड का नया निर्माण करे वो, या पुराने हेलीपैड को नए सिरे से इक्विप्ड करे, या फिर वो जो पैंगोंग लेक है वहाँ पर पत्थरों पर मंदारिन में, चीनी भाषा में कुछ लिख दे, या फिर वो 80 मीटर लंबा बोर्ड लगा दे और दावा करे कि पैंगोंग लेक हमारी है। चीन ये सब माइंड गेम खेलता रहता है, कभी वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए खेलेगा, कभी वो ओपिनियन देगा, कभी वो बयान देगा। इन सब पर नजर रखे हुए भारत की सेना और खास तौर से राजनीतिक नेतृत्व भी, विदेश मंत्रालय लगातार टच में उनके है और उनकी हर बात का माकूल जवाब दिया जा रहा है। अगर लद्दाख की आप बात करिए तो हम दिन रात देखते हैं कि जो सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं या उनके लड़ाकू विमान हैं वो बाकायदा पेट्रोलिंग करते हैं। चीन क्या कर रहा है उसके हर एक मूव की खबर हिंदुस्तान के पास है और उसी के आधार पर तैयारियां हमारी भी चल रही हैं। हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था। सुबह से यहाँ पर जो है युद्धक विमान सॉर्टीज लेते हैं, लेकिन हम वो तस्वीरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये देश हित में नहीं है। लेकिन इतना जरूर आश्वस्त करते हैं आपको और आपके जरिए दर्शकों को कि जो मैं देख पा रहा हूं पूरी तैयारी है, पूरी मुस्तैदी है। चीन इस बार अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। गलवान के बाद खास तौर से हिंदुस्तान ने करारा जवाब देने की हर कोशिश और हर तैयारी कर रखी है। बिल्कुल अनुर, आप हमारे साथ बने रहिए। संदीप, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा दें। देश भर में चीन के खिलाफ बढ़ते गुस्से के बीच जम्मू में लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करे लोगों ने चीन पर लद्दाख में एलएसी पर धोखा देने का आरोप लगाया और चीन के 59 ऐप बैन किए जाने का स्वागत किया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन करे लोगों ने चीन के खिलाफ और भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठाई है। तो ये प्रदर्शन जम्मू में चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते ये लोग, जिन्होंने चीन के 59 ऐप बैन करने के फैसले का स्वागत किया और यह भी मांग की कि और भी कई कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। देश भर में चीन के खिलाफ लगातार गुस्सा बना हुआ है। जम्मू की तस्वीर हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी लगातार एक के बाद एक कड़े फैसले ले रही है। अरुण, लगातार देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है चीन के खिलाफ। अब जहां एक तरफ सरकार कड़े कदम उठा रही है तो वहीं लोग भी सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
लगता है अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी ये बात कही गई। गायत्री, जी अरुण, बोलिए। जी, लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि हिंदुस्तान और चीन, एक समय आप याद करिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। हिंदुस्तान ने कितना भरोसा किया था चीन का। 1962 से लेकर अब तक चीन ने कभी भी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आप बात कर लीजिए, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की बात कर लीजिए, उन पर प्रतिबंध लगाना होगा तो सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर हर जगह जहां भी मौका मिलेगा चीन को पाकिस्तान का साथ देगा। अगर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना होगा फाइनेंशियल स्तर पे, वहां भी चीन उसको बचा लेगा। तो हिंदुस्तान के साथ चीन दिखता नहीं है। हमारी कोशिश जरूर रहती है कि संप्रभुता, उनकी संप्रभुता का हम ख्याल रखें, वो हमारी संप्रभुता का ख्याल रखें, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आता और इसलिए लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। और वो गुस्सा आपको सरकार की कार्यप्रणाली में भी अब झलक रहा होगा। रेलवे की बात करिए, पीडब्ल्यूडी की बात करिए, तमाम राज्यों की बात करिए, टेंडर निरस्त हो रहे हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड की बात करिए। तो आर्थिक बहिष्कार बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पैसों से चीन मजबूत बनता है, इन्हीं पैसों से एक बड़े मार्केट में अपनी धमक और अपनी पैठ बनाता है और उसके बाद इनका इस्तेमाल हेलीपैड बनाने में, हिंदुस्तान के खिलाफ जो है साजिश रचने में वो करता है पाकिस्तान के साथ मिलकर। और हाल में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है उनकी सलाह पर काम कर रहा है चीन और उनको एक तरह से पालने पोषने का काम शुरू कर दिया है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से लड़ना तो जैसे पाकिस्तान सीधी लड़ाई में नहीं लड़ पाता, छद्म युद्ध लड़ता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं चीन भी उस छद्म युद्ध को और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, आप रहिए अरुण हमारे साथ। संदीप, आप भी रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भारत में चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने जासूसी के खतरे को इसकी वजह बताया। एक बहुआयामी तरीके से, एक मल्टी सेक्टोरल तरीके से प्रधानमंत्री जी इसको एड्रेस कर रहे हैं। उसके अंदर जो अंदेशा था कि बहुत सारी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जो एक तरह से मास एस्पियोनाज, मास स्पाइंग करने की काबिलियत रखती है, उसको कटघरे में खड़ा करा है। अभी चीन के 59 ऐप पर बैन लगाने के भारत के फैसले की अमेरिका ने भी तारीफ की। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि यह फैसला भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देगा। तो चीनी ऐप के फैसले की जो तारीफ है वो अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी इससे। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. संदीप, जिस तरीके से अमेरिका ने भी तारीफ की है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने तारीफ की है कि चीन की जो 59 ऐप है उसको बैन करना एक सही फैसला है, उधर ग्लोबल टाइम्स भी ये बता रहा है कि एक बड़ा नुकसान चीन को हुआ है इन ऐप्स के बैन करने पर, यानी बौखलाहट लगातार चीन में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जो ऐप बैन किए गए हैं उसको जो है काफ़ी लंबे समय से भारत में इस्तेमाल किया जा रहा था और कह सकते हैं कि काफ़ी जो है इससे ना सिर्फ बिजनेस जनरेट हो रहा था यहाँ पे इंडिया में भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है वो चीन को जा रहा था और ये लोगों की ऐसी आदत में शुमार हो गया था कि उसको जो है छोड़ पाने की जो कह सकते हैं कि सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है भारत सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी सराहना की जा रही है क्योंकि जो कोरोना काल में इस वक्त कोई भी देश जो है वो लड़ाई नहीं चाहता, खासतौर पर कि भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा और बातचीत का रास्ता जो है, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है तो बातचीत का रास्ता जो है हमेशा से ही भारत ने अपना रखा है। और जो भी अब यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी टेंडर्स में जो है चीन को हिस्सेदारी ना दी जाए और चाहे ऐप बैन कर दिया, ये एक एग्जाम्पल है बाकी उन देशों के लिए जो कि अब तक अपनी आवाज़ नहीं निकालते थे, अब तक जो है चीन के जो है दबाव में काम करते थे। उनको लगता था चीन बड़ा मार्केट है, चीन से बहुत पैसा आता है, हमारे यहाँ पे जो बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे हैं। तो अब भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद से आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे देश है जो अब तक चुप्पी साधे हुए थे या वो भी बोलना शुरू करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, बोलना शुरू करेंगे और इसकी शुरुआत अमेरिका ने कर भी दी है।
एक तरफ करार तो रद्द हो ही रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से 59 ऐप को बैन किया गया है, लगता है कि चीन पर उससे कहीं ज्यादा चोट लगी है। आप रहिए हमारे साथ। इस बीच बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दरअसल कल लद्दाख का दौरा कर सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ लद्दाख जा सकते हैं। रक्षा मंत्री लद्दाख में सेना के बड़े अफसरों को से मिलकर LAC पर हालात की जानकारी लेंगे। राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल में भर्ती जवानों का हाल जानने भी जाएंगे। तो रक्षा मंत्री लद्दाख जा सकते हैं, लद्दाख का दौरा कर सकते हैं, उनके साथ सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल में भर्ती जवानों का हालचाल भी जानेंगे। तो LAC पर क्या हालात हैं उसकी जानकारी लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचेंगे, सेना के बड़े अफसरों से मिलेंगे और LAC पर जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बातचीत करेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। राजनाथ सिंह लेह के अस्पताल में भर्ती जो जवान हैं उनका भी हालचाल जानेंगे। तो एक तरफ चीन के साथ जो विवाद है उसको लेकर कमांडर स्तर की बातचीत तो चल ही रही है, कल भी बातचीत हुई और जानकारी है कि एक और बैठक हो सकती है। इस सबके बीच राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, कल वो लद्दाख पहुंच सकते हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये संभावना जाहिर की जा रही है कि रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख लद्दाख दौरे पर पहुंच सकते हैं। वहां स्थिति क्या है, हालात क्या है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसको लेकर तस्वीर साफ हो पाई है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, जो सेना प्रमुख नरवणे हैं वो पहले ही यहाँ का दौरा करके जा चुके हैं और रक्षा मंत्री के आने की खबर है। इस बात को कहा जा रहा है कि वो यहाँ न सिर्फ लद्दाख आएंगे, जो घायल सैनिक हैं उनसे मिलेंगे, बल्कि सीमा पर जाकर के वहाँ के हालात पर भी वो एक नज़र डालेंगे। और जब कोई राजनीतिक नेतृत्व रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री सीमा पर जाते हैं, सैनिकों से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उनका उत्साह बढ़ता है और देश की सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए हैं उनका मॉरल बूस्टअप जरूर होता है। तो एक ये कोशिश भी है कि राजनीतिक नेतृत्व भी दिखे, सेना और राजनीतिक नेतृत्व दोनों एक साथ सीमा पर दिखे और चीन को एक कड़ा संदेश दिया जाए कि न सिर्फ हमारी सेना तैयार है बल्कि राजनीतिक नेतृत्व भी आपसे दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस बार जो आपकी चालबाजी है या प्रेशर टैक्टिक्स है या माइंड गेम जो चीन खेलता है उसको लेकर हम सतर्क हैं। तो चूंकि सेना प्रमुख का दौरा और उसके बाद रक्षा मंत्री का दौरा काफी गोपनीय रखा जाता है, सुरक्षा कारण उसके होते हैं, सीमा पर तनाव है, बहुत ज्यादा डिटेल उसकी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि शुक्रवार को वो दोनों यहां पर पहुंचेंगे, न सिर्फ यहां पर लद्दाख में बल्कि सीमा पर जहां तनाव है वहां भी जा सकते हैं। हालांकि पुष्टि अभी सेना के सूत्र इस बात की नहीं कर रहे। सेना के सूत्र हालांकि पुष्टि नहीं कर, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, लद्दाख का दौरा करेंगे। इस बीच ये भी बता दें कि कांग्रेस ने तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे को अच्छा कदम बताया। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने उम्मीद जताई है कि लद्दाख दौरे के बाद रक्षा मंत्री वहां के हालात के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चीन ने क्या शर्तें रखी हैं वो शर्तें देश को बतानी चाहिए, वो ज्यादा अहमियत रखती हैं। राजनाथ सिंह जी ले जा रहे हैं कमांडर इन चीफ के साथ, ये एक अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि राजनाथ जी जब वापस आएंगे तो देश को वहां की सही हालत बताएंगे। और इस बीच खबर है कि प्रियंका गांधी दिल्ली का बंगला खाली करेंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जिस तरह उन्होंने SPG हटाए जाने के फैसले को माना था उसी तरह बंगला खाली करने के आदेश को भी मानेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उनका लोधी एस्टेट का सरकारी बंगला खाली करने के लिए आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई है, जिसमें सरकारी बंगले का प्रावधान नहीं है। तो प्रियंका गांधी दिल्ली का बंगला खाली करेंगी, उनको नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से। कांग्रेस सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने SPG हटाए जाने के फैसले को मान लिया था, ठीक उसी तरीके से बंगला खाली करने के आदेश को भी माना जाएगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और लोधी एस्टेट का जो उनका सरकारी बंगला है अब वो खाली करने जा रही हैं। नोटिस के मुताबिक प्रियंका गांधी की SPG सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा दी गई है, जिसमें सरकारी बंगले का प्रावधान नहीं है। दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास जिस तरीके से ये सरकारी नोटिस दिया गया है प्रियंका गांधी को, उसके बाद कांग्रेस ये सवाल उठा रही है क्योंकि सरकार के खिलाफ बोला जाता है, उसके खिलाफ सरकार इस तरह का एक्शन ले रही है, किस तरीके से देखें?
देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके मीडिया विभाग के जो प्रमुख है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा चूंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, योगी सरकार के पोल खोल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोल खोल रही हैं प्रियंका गांधी, और इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उनका बंगला छीना जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब उनके पास एसपीजी थी तो एसपीजी के जो सुरक्षा नॉर्म्स होते हैं उसके मुताबिक बंगला बड़ा होना चाहिए, 2-3 तरफ से उसमें जाने के लिए आपात स्थिति में रास्ता होना चाहिए, वो फ्लैट में या किसी छोटे मकान में संभव नहीं है और बड़ा सुरक्षा अमला होता है, इसलिए बंगला चाहिए और इसी उस आधार पर उनको बंगला मिला था। अब चूंकि उनके पास एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए उनको बंगला देने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी और खासतौर से प्रियंका गांधी से जुड़े जो सूत्र बताते हैं कि वो बंगला खाली कर देंगे, 1 अगस्त तक का समय है, उसके पहले खाली कर देंगे, और चूंकि उनको यूपी में फोकस करना है, 2022 का चुनाव लड़ना है, इसलिए ज्यादातर समय वो अब उत्तर प्रदेश में रहेंगी अपने परिवार के साथ दिल्ली में, लेकिन यूपी ज्यादा जाया करेंगी और वहां पर इंदिरा गांधी की मामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल का एक मकान है, उस मकान में वो रह सकते हैं, या फिर इलाहाबाद में जो इनका पैतृक मकान है आनंद भवन, उसमें भी वो रह सकती हैं। हालांकि वहां पर अब बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, सार्वजनिक रूप से वो खोल दिया गया है, लोग आते जाते हैं वहां पर देखते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में फोकस करेंगे और 1 अगस्त से पहले बंगला खाली कर देंगे, इस बात की ताकीद कांग्रेस ने की है। हालांकि कांग्रेस ने सवाल जरूर उठाए। जी, एसपीजी सुरक्षा हटी, तब भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के सवाल विक्रांत उठाए गए थे, लेकिन नियमों के मुताबिक जो नोटिस दिया गया है, जैसा कि दावा बीजेपी कर रही है, उसको किस तरीके से देखें, इस सवाल के साथ आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने के आदेश पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। और मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। इस नोटिस से अगर वो समझते हैं कि प्रियंका जी की आवाज़ बंद हो जाएगी, ये पूरी तरह अवैधानिक नोटिस है, तो भूल कर रहे हैं। प्रियंका नाम है संघर्ष का, प्रियंका नाम है संकल्प का, प्रियंका नाम है एक निर्णायक लड़ाई का, जो भारतीय जनता पार्टी के जोर और जुल्म के खिलाफ है। मत भूलो भाजपा वालों, ये उसी इंदिरा गांधी की पोती है जिसके सामने तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया था। भाजपा सरकार लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी से डरी हुई है, घबराई हुई है। जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी जी जनता की आवाज बन रही हैं, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं, नौजवानों के रोजगार की बात कर रही हैं, समाज के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ों की आवाज उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के काले चिट्ठे और कारनामों को खोलने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से सरकार अपनी लगातार हमले तेज करने का काम कर रही है। ये दर्शाता है कि सुयोजित तरीके से प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। पहले थ्रेट परसेप्शन को कम दिखा करके एसपीजी को सीआरपीएफ से रिप्लेस करा दिया। अब ये बता दिया कि एसपीजी कवर नहीं है, इसलिए कानून में प्रावधान नहीं है घर का। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं है? क्या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, इस बीच बीजेपी ने दावा किया कि प्रियंका गांधी के बंगले को लेकर जो आदेश जारी हुआ है वो नियमों के मुताबिक है। क्या आप अगर सरकारी मकान में रहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी जेड कैटेगरी के सीआरपीएफ की सुरक्षा है, तो क्या आप सरकारी मकान में ही रहेंगे तो आपकी सुरक्षा है? बाकी जगह अगर अपने घर में रहेंगे, अपने फार्म हाउस पर रहेंगे, तो क्या उसमें सुरक्षा नहीं? वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो था, एक परिवार के केंद्रित जो लोकतंत्र था, वो एक अध्याय समाप्त हो रहा है। तो शायद इस बात का कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दुख होगा, लेकिन सरकार के कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं।
विक्रांत, क्या ये जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, क्या वो सवाल जायज हैं या फिर जानबूझकर इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि नियमों के मुताबिक ही आदेश दिया गया है, नोटिस जारी हुए प्रियंका गांधी को। देखिए, कांग्रेस जिस तरीके के सवाल उठा रही है वो निश्चित तौर पर राजनीतिक सवाल हैं, क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो नियम के मुताबिक है। प्रियंका गांधी को जो मकान आवंटित हुआ था, जिस बंगले की बात है लोधी एस्टेट की, वो बंगला उन्हें इसी कारण मिला था कि वो एसपीजी प्रोटेक्टी है और इसी आधार पर वो इतने सालों तक उस बंगले में रही। और जब सरकार ने उनका एसपीजी प्रोटेक्शन हटा दिया था, उसके बाद से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई और नियम के मुताबिक जो एसपीजी प्रोटेक्टी हटने के बाद उसका वो टैग होता है, वो हटने के बाद कोई और आधार नहीं रह गया था कि उस बंगले में रहने की पात्रता उनकी बनी रहे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी ये जानती है कि ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही वो सरकार पर उठा सकते हैं, कोई ऐसा कानूनी आधार नहीं है जिसके मुताबिक वो सरकार के फैसले को गलत ठहरा सके। इसी कारण अब कांग्रेस एक हाई मॉरल ग्राउंड ले रही है और साथ में कांग्रेस ये भी कह रही है कि अब प्रियंका गांधी ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रह करके वहां की सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगी, सरकार के खिलाफ, क्योंकि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत भी करना है। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और सरकार का भी ये साफ कहना है कि ये पूरी तरीके से, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन मिलने के कारण उन्हें बंगला मिला था, अब चूंकि वो प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है, वो पात्रता उनके पास नहीं है, तो घर बने रहने का कोई और औचित्य नहीं रहता है। इसी कारण अब ये इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी अपना ये बंगला 1 अगस्त तक खाली कर देंगी, क्योंकि 1 महीने का उन्हें टाइम दिया गया है कि 1 महीने का जो नॉमिनल किराया होता है वो देकर के आप रह सकती है। हालांकि 1 जुलाई से बंगला खाली है और 1 महीने का उन्हें नोटिस दिया गया है कि 1 महीने आप इसमें किराया देकर रह सकती है। तो अब ये खबर इसी कारण आ रही है सामने कि वो अपना बंगला खाली कर देंगी, क्योंकि नियम के मुताबिक उस बंगले को मिलने की जो पात्रता थी वही खत्म हो गई है। तो कोई और आधार सामने बिल्कुल कोई और आधार सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा हटाकर Z+ सुरक्षा उनको मिली है और इसमें सरकारी बंगले का प्रावधान नहीं है। शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विक्रांत आपका भी। और इस बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के यूपी शिफ्ट होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो दिल्ली में ही रहेंगी और यूपी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव होने की वजह से जरूरत पड़ने पर लखनऊ में भी रहेंगी। और लखनऊ के जिस घर में प्रियंका रह सकती हैं वो इंदिरा गांधी की सगी मामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल का मकान बताया जा रहा है। तो जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि लखनऊ रहेंगी प्रियंका गांधी, तो वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो दिल्ली में ही रहेंगी। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित उसी कौल कोठी में खड़ा हूं जिसे प्रियंका गांधी का अब दूसरा आशियाना बताया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा प्रियंका गांधी को दिल्ली स्थित बंगला खाली किए जाने का नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इसी कौल कोठी को अपना नया आशियाना बनाएंगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जब सक्रिय राजनीति में आई और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और नेताओं ने उनसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहने की मांग की थी, ख्वाहिश जताई थी। और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्रियंका गांधी ने इस कौल कोठी को अपना ठिकाना बनाया था, क्योंकि ये कौल कोठी वही है जिससे नेहरू परिवार की, गांधी परिवार की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही दशहरी तुकमी आम है जिसे खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लगवाया था। और यही कारण है कि इस बंगलों से प्रियंका गांधी परिवार की एक पुरानी यादें जुड़ी होने के कारण ही प्रियंका गांधी जब जब लखनऊ आती हैं तो इसी बंगलों में रहती हैं और यहीं पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करती हैं। ऐसे में जब दिल्ली का बंगला खाली करने का नोटिस उनको दिया गया है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी अब इसी बंगले में रहकर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगी। उधर मध्य प्रदेश में आज सुबह 11 बजे शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 27 नए चेहरों को मिल सकती है जगह और बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 10 समर्थक मंत्री बनाई जा सकते हैं। बीजेपी के संभावित नामों में यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव समेत कई और चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं सिंधिया के समर्थकों में महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी समेत 10 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं, इस लिहाज से ज्यादा 35 विधायक
मंत्री बन सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज समेत कुल 6 सदस्य मंत्रिमंडल में हैं, यानी 29 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। और जो जानकारी है वो ये कि 27 और मंत्री शपथ ले सकते हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, शपथ ग्रहण अब से थोड़ी देर बाद होगा, उसको लेकर तैयारियों को लेकर हम अपने सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है आपसे थोड़ी देर बाद, यानी सुबह 11 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। कौन कौन से संभावित चेहरे हैं उनकी लिस्ट के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल में 27 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। पहले से ही शिवराज सिंह चौहान समेत मंत्रिमंडल में 6 मंत्री हैं और इस सबके बीच मैक्सिमम 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो मौजूदा स्थिति है विधानसभा में सदस्यों की उस संख्या के आधार पर। ऐसे में 27 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के 10 समर्थक भी मंत्री बन सकते हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज, तैयारियां क्या हैं इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह की, और किस तरीके से, क्योंकि उपचुनाव भी है, किस तरीके से सियासी समीकरण को इसके जरिए साधने की कोशिश की गई है? कोरोना की वजह से तमाम मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो एक मतलब सरकार की तरफ से सारा उसका लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया है। लेकिन उपचुनाव सामने है और उपचुनाव के मद्देनजर ही सारे के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद जो की गई है उनमें उन्हीं सीटों पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि जहां पर उपचुनाव होना है और वहां से किसी तरह से राजनीतिक समीकरण इस तरह से बिठाला जाए कि पार्टी को आने वाले 24 उपचुनाव में फायदा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके तमाम जो सहयोगी जो बीते 15 साल की उनकी सरकार में उनके नुमाइंदे होते थे, उनके खास माने जाते थे, उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे वो गौरी शंकर बिसेन हो, और ऐसे भी लोग हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना हुआ, लेकिन इसके पहले जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, मिसाल के तौर पर संजय पाठक बीजेपी से उस समय कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, पिछली बार उन्हें फौरन मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है मंत्रिमंडल के विस्तार में। बिल्कुल मनोज, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन लोगों को नहीं जगह दी गई है, जो उम्मीद पाले बैठे थे, क्या उनमें नाराजगी, और अगर नाराजगी है तो फिर किस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी उनसे निपटेगी? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हुई देरी पर उठाए सवाल और इसे मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ बताया। सुनिए। देश के इतिहास में इतने समय बाद मंत्रिमंडल बनने जा रहा है, इसके क्या कारण थे और मंत्रिमंडल बनाने का क्या परिणाम होगा, मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ होगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। और बात कोरोना के मामलों की, देश में कोरोना के कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 6 लाख को क्रॉस कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में कोरोना की वजह से 434 लोगों की मौत हो गई है। उधर मुंबई के पास ठाणे में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए प्रशासन ने आज से 10 दिन तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और बाजार में जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने। मुंबई से सटे थाने को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से थाने में कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते आ रहे थे। यही वजह है कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 जुलाई यानी कि आज से 12 जुलाई तक 10 दिन तक पूरी तरह कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है पूरे थाने शहर में। इस समय हम थाने के जामबिल्ली चौराहे बाजार पर खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा व्यस्ततम इलाका है और इस जगह पर तमाम दुकानें, तमाम बड़े बड़े मार्केट हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ इस जगह पे होती है। लेकिन आज की स्थिति देखिए, पुलिस ने सभी जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और जितनी दुकानें इस चौराहे पर हैं, चाहे हम कपड़ों की बात करें या फिर दूसरी चीज़ों की बात करें, वो जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। हर एक जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिर्फ और सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ों की दुकानें होती हैं, जैसे किराना दुकानें हैं या फिर दूध की दुकानें, उन्हें ही सिर्फ खोलने की इजाज़त दी है। उन्हीं दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी। चौराहे के दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि पूरे इलाके को पुलिस ने सील करके रखा हुआ है और कोई भी दुकान नहीं खुली है। थाने में 2 जुलाई से 12 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दे दिए गए हैं और इस समय हम थाने के जामुरी
मार्ग बाजार में खड़े हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं सारी दुकानें बंद है और पुलिस भी पूरे इलाके में गश्त कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और कोई भी दुकानें खुलती हुई नजर ना आए। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ थाने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सोमवंशी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने बोलेगी, क्या क्या आदेश दिए गए हैं आपको ऊपर से लॉकडाउन को लेकर? 100% लॉकडाउन जारी रहेगा। खाली जो इसेंशियल सर्विसेज है लाइक ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स, मेडिसिन और डॉक्टर्स और मिल्क, यही सर्विसेज खाली कुछ समय के लिए परवानगी दी गई है। और वहाँ भी क्राउड कंट्रोल के लिए बंदोबस्त लगाया है, हर एंट्री पॉइंट्स हमने सील किए है और वहाँ पे पुलिस तैनात कर दी है। बिना कारण जो भटकने के बहाने आता है उसकी जांच चल रही है। बिना मास्क जो आता है उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की तजवीज़ हम लोगों ने किया है। सांसदों और मंत्रियों की मांग पर रेलवे जल्द करीब 45 जोड़ी यानी कि 90 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू कर सकता है और बताया जा रहा है कि मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को ट्रेनों की लिस्ट भेज दी गई है। इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकटें बुक हो सकेंगी। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जाएंगी, यानी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा भी मौजूद होगी। इन स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए भी रेलवे की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तो 90 स्पेशल ट्रेनें जल्द चलेंगी। गृह मंत्रालय को बाकायदा इसकी लिस्ट भेज दी गई है। रेलवे ने ट्रेनों की लिस्ट भेजी है। 90 स्पेशल ट्रेनें जल्द चल सकती हैं। अगले हफ्ते से बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों को हरी झंडी मिल सकती है। डॉक्टर्स डे पर एक्टर रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया देशमुख ने अपने अंगदान करने का ऐलान किया। दोनों ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर करके अंगदान करने का अपना फैसला साझा किया। हाय गाइस, तो जेनेलिया और मैंने इस बारे में बहुत बार सोचा, बहुत बार डिस्कस भी किया, पर अनफॉर्चुनेटली अब तक कह नहीं पाए। तो आज 1 जुलाई को हम ये कहना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम दोनों ने एक प्लेज लिया है। वी हैव डिसाइडेड टू डोनेट आवर ऑर्गन्स। Yes, we pledge to donate our organs, and for us there's no better gift than the gift of life. So I would request all of you all also, if you feel that this could be your kind of charity, then please go out there and pledge it just like we did. Thank you. रितेश देशमुख और जेनेलिया के अंगदान करने का संकल्प लेने वाले वीडियो को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रिट्वीट किया और दोनों की तारीफ की। उन्होंने लिखा, मुझे खुशी हुई कि रितेश और जेनेलिया जैसे युवा एक्टर अंगदान को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि इससे लोगों को भी अंगदान जैसा नेक काम करने की प्रेरणा मिलेगी।